हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज आरसीसी ड्राइंग का 1 वे और 2 वे स्लैब चैप्टर का जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैं लेके आया हूँ। और इससे पहले बता दूं कि जितने भी एमसीक्यूज़ जो पेपर में आ रहे हैं, जैसा ट्रेंड पैटर्न चल रहा है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वन लाइनर फॉर्म में आपको करा रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें। क्योंकि देखिए, वन लाइनर से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। एक क्वेश्चन आंसर में सही आंसर के बाद गलत आंसर जोड़ने को कुछ भी नहीं, कुछ भी गलत आंसर लिख दो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट और पॉइंट को समझें। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोगों का जो भी सिलेबस है वो आरसीसी की थ्योरी और ड्राइंग का सेम है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स अलग है, लास्ट का रिटेनिंग बॉल और 1-2 चैप्टर्स में थोड़ा सा अंतर है, तो वो मैं अलग से अभी आज ही मैं उसके वीडियोस डाल के आपको वो क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, आप आरसीसी थ्योरी सचिन सर ने एमसीक्यू फॉर्म में करा रखी है, आप उन लेक्चर्स को ज़रूर से जाके देखें। आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस आपके इसी में से आने वाले हैं और कहीं से नहीं आएंगे, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 वे और 2 वे स्लैब। जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, In a simply supported slab, the minimum spacing of distribution reinforcement should be 4 times the effective thickness of slab। और देखिए, शुद्धालंबित स्लैब में वितरित प्रबलन का अंतराल प्रभावी मोटाई का 4 गुना, अथवा देखिए जो स्लैब होती है, स्लैब के अंदर 2 तरीके के बार्स पड़ते हैं। एक होता है मेन रीइंफोर्समेंट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये फ़र्क होता है कि जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है वो टेंसाइल लोडिंग लेती है सारी। डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग सिर्फ श्रिंकेज क्रैक्स को कम करती है और किसी प्रकार के थर्मल एक्सपेंशन को रोकती है। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 वे स्लैब की, 2 वे स्लैब की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो 1 वे स्लैब में जो शॉर्टर स्पैन होता है, जो छोटा पार्ट होता है, ठीक है, छोटे पार्ट के जो पैरेलल पड़ती है वो आपकी मेन रीइंफोर्समेंट होती है, और जो लंबे पार्ट के पैरेलल पड़ती है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट या वितरण इस्पात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट शुड बी। अब जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि न्यूनतम प्रबलन आप कितना करेंगे। हमें स्ट्रक्चर में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर फेल ना हो। तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी करेंगे, तो जो 2 कंडीशन है उसकी, पहली कंडीशन इफेक्टिव थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, आपके स्लैब की जो भी प्रभावी गहराई होगी, पहला उतनी स्पेसिंग न्यूनतम आपको रखनी है। ठीक है, दूसरा या 45 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 450 mm, इन दोनों में से जो भी वैल्यू न्यूनतम होगी, ठीक है, वो वैल्यू आपको कम से कम रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 45 सेंटीमीटर या 450 mm। ठीक है, अगला, एक समतल संरचनात्मक सतह से जिसकी मोटाई अथवा विमाओं की अपेक्षा बहुत कम है, इसे जाना जाता है अ प्लेन स्ट्रक्चरल मेंबर हुज थिकनेस इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू इट्स अदर डायमेंशन। देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा थ्योरेटिकल, बट इसमें समझने वाली बात है कि जो भाषा उसकी है वो क्या कहना चाह रहा है कि एक प्लेन स्ट्रक्चरल मेंबर, एक समतल स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी मोटाई, ठीक है, यानी कि एक जो थिकनेस है इसकी, ठीक है, ये वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स अदर डायमेंशन। अदर डायमेंशन क्या होगी, अगर आप किसी स्लैब का प्लान बनाएंगे तो प्लान के केस में आप देखेंगे कि जो इसका एक ये L है और ये B है, ठीक है, तो इन दोनों डायमेंशन के कंपैरिजन में मोटाई कुछ नहीं होगी, ये मीटर्स में होगी दूरी, ठीक है, और ये वाली कुछ सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो वो कंपैरिजन की बात करें तो ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो यही बात यहाँ बता रहा है कि एक प्लेन स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी थिकनेस उसकी बाकी डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो इस ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को स्लैब कहते हैं। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दे कि ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी चौड़ाई और मोटाई दोनों उसकी लंबाई के कंपैरिजन में न्यूनतम हो या बहुत कम हो या अपेक्षा, जैसे यहाँ पर सिर्फ मोटाई की बात किया, ठीक है, अगर यहाँ मोटाई की जगह मोटाई और गहराई दोनों लिख देता और सिर्फ उसको कंपेयर करता लंबाई से, ठीक है, कि लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो और मोटाई और चौड़ाई बहुत कम हो, तो उस केस में उसका आंसर होता है बीम। ठीक है, बीम एक यूनिडायरेक्शनल या एकल दिशा मेंबर होता है जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है जो लीड करती है उसकी लेंथ। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई उसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होती, लेंथ मीटर्स में होती है, चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी कुछ सेंटीमीटर में ही होती है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा, बीम और स्लैब का। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कई बार पीछे ही पूछा जा चुका है, तो आप लोगों के एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि कई क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ गूगल से उठा कर सीधे डाल दे रहे हैं। ठीक है, वैसे भी इतनी मेहनत मुझे नहीं लग रहा आपके बोर्ड में कोई कर रहा होगा कि क्वेश्चन खुद से फ्रेम करेगा। जिस थर्ड पार्टी को दिया गया है वो भी यहाँ वहाँ से क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन कुछ किताब से कुछ गूगल से बना के आपको कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, चाहे सिलेबस के बाहर का ही हो। तो जो हम आपको बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको यहीं से मिलने वाले हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं इधर उधर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर थोड़ा दाएं बाएं का क्वेश्चन भी है तो आप आराम से कर सकें। ठीक है, अगला, लंबी पार्ट या छोटी पार्ट के अनुपात के आधार पर स्लैब को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्टर स्पैन द स्लैब इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज दैट आर। देखो,
स्लैब वैसे तो 3 तरीके की होती है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, फ्लैट स्लैब, बट आपके सिलेबस में 1 वे और 2 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब क्या होता है, जिसका लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन, ठीक है, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन, इनका रेशियो 2 से अधिक होता है, ठीक। और जब ये रेशियो 2 से कम होता है तो आप इसको कहते हैं 2 वे स्लैब, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि लंबी पार्ट के छोटी पार्ट का अनुपात 2 के बराबर या अधिक है तो इसे कहा जाएगा, इफ़ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 2 देन इट विल बी सेट, ठीक है। मतलब जो इसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दोगुने के बराबर या उससे अधिक हो तब हम उसको 1 वे स्लैब कहते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इसका। अगला क्वेश्चन आपको दिया, अभिकल्पन के लिए स्लैब की चौड़ाई मानी जाती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्लैब कभी भी पूरा डिज़ाइन नहीं होता, ठीक है। स्लैब की अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको, ये 10 मीटर है, 7 मीटर है, तो पूरा स्लैब डिज़ाइन नहीं करते कभी, ठीक है। स्लैब का हमेशा 1 मीटर की चौड़ाई डिज़ाइन करते हैं और फिर वो 1-1 मीटर का सेक्शन, जैसे इस सेक्शन को आपने डिज़ाइन किया, इसमें जो भी आपने बात का रीइंफोर्समेंट डाला, बार की जो भी डायमीटर डाली, कंक्रीट कितना डालना है, कोर्स एग्रीगेट फाइनिंग सब कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन में जो हुआ वही आप रिपीट करते जाओगे हर 1 मीटर के सेक्शन पे, ठीक है। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा गया है। अभिकल्पन के लिए स्लैब की चौड़ाई मानी जाती है कितना, विड्थ ऑफ स्लैब अज्यूम फॉर डिज़ाइन 1000 mm, ठीक है, 1000 mm या फिर बटे 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, एक दैशिक स्लैब की अवस्था में मुख्य प्रबलन इस्पात दिया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ 1 वे स्लैब मेन रीइंफोर्समेंट स्टील इज प्रोवाइडेड। देखिए मेन रीइंफोर्समेंट स्टील दिया जाता है कहाँ, पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन। मैंने आपको बताया था 1 वे स्लैब में देखिए वैसे तो अंतर कुछ नहीं होता है, सिर्फ थिकनेस का थोड़ा बहुत अंतर होता है, बार्स देखने में एक ही जैसी लगती हैं, पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो 1 वे स्लैब है उसका जो शॉर्टर स्पैन है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बन गया। मान लीजिए ये आपकी छत है, ठीक है। पहले तो स्लैब और लिंटल का अंतर जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, स्लैब जनरल भाषा में लोग लिंटल बोलते हैं, ठीक। पहले तो लिंटर बोलते हैं, लिंटर कुछ होता नहीं है, लिंटल होता है LINTEL लास्ट में, ठीक है। और जो लिंटल होता है वो एक्चुअल में एक लाइट बीम होती है जो कि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर पड़ती है, ताकि उसके ऊपर की जो दीवार है जो छत तक जा रही है बच की 3.5 फीट की दीवार, वो हिस्सा को सपोर्ट मिले, वरना वो दीवार हवा में थोड़ी लटकेगी। तो उसको रोकने के लिए जो बीम डाली जाती है दरवाजे के ऊपर वो कहलाती है लिंटल। छत से सिलेंडर का कोई मतलब नहीं होता और लिंटर जैसा कोई वर्ड भी नहीं होता, तो टेक्निकल लोग इस चक्करों में ना फंसे। LINTEL लिंटल इसका सही वर्ड है और वो है एक लाइट बीम जो छत और खिड़कियों के ऊपर पड़ रही है। हम बात करते हैं छत की तो हम लोग बात करते हैं स्लैब की, ठीक है। आपको छत से मतलब समझें आप स्लैब। तो स्लैब में जो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप का सेक्शन है, इसमें देखो ये वाला छोटा पार्ट है, इसका कलर चेंज करता हूँ, ये छोटा पार्ट है इसका, ये वाला, और ये इसका लंबा पार्ट है, ठीक है। तो छोटे पार्ट के पैरेलल, ठीक है। अब आपका ये छोटा पार्ट है, ठीक, इसके पैरेलल जो बार पड़ेगी, ठीक है, वो आपकी कहलाएगी मेन रीइंफोर्समेंट, और जो इसके परपेंडिकुलर पड़ेगी या इस लंबे पार्ट के पैरेलल पड़ेगी, बात का मतलब एक ही है, वो कहलाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ये सिंगली 1 वे स्लैब का केस है ये, ठीक है। अगला, एकल दैशिक स्लैब में अधिकतम नमन होता है। द मैक्सिमम बेंडिंग टेक प्लेस इन 1 वे स्लैब अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, छोटे पार्ट की दिशा में। जो आपका जो 1 वे स्लैब है उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग होती है वो अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन होती है, इसीलिए उनकी जो बार्स होती है उसके बीच की जो दूरी है या स्पेसिंग है वो कम रखी जाती है। एज पर बेंडिंग मूवमेंट जैसा हो रहा है तो वैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। पर आप बात को ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है वो अलॉन्ग द किस फेस होता है, अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन होता है, ठीक है, जो वाला छोटा वाला पार्ट है उसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, भवन में प्रयुक्त फर्श स्लैब की न्यूनतम मोटाई होती है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज, ठीक है। जो फ्लोर का स्लैब होता है, जो जैसे आप मान लीजिए आपने कोई स्लैब बना दिया, ठीक है, आपके घर के ऊपर एक और छत है, उसके ऊपर एक और छत है, तो जो जहाँ पर आप स्लैब को एज अ फ्लोर भी यूज़ करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी मिनिमम थिकनेस 9 सेंटीमीटर रखी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पर्पज़ से है, उसका एज अ फ्लोर की तरह यूज़ भी है और एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें कि कुछ लोड आ रहे हैं उनको बेयर करना है तो उसके लिए भी है। तो दोनों मिला के आपको 9 सेंटीमीटर मिनिमम थिकनेस रखनी पड़ेगी। मेरा बस कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जब मैं कुछ बताऊं तो उसके कीवर्ड्स को पकड़ लिया करो। जैसे फर्श स्लैब, अगर ये वर्ड आ रहा है फ्लोर स्लैब, तो आपको वहाँ पर आंसर 9 सेंटीमीटर लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के पीछे जाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, जितना मैं बता सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ठीक है। अगला, मुख्य प्रबलन के लिए लंबवत डाले गए प्रबलन को कहते हैं द मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड नॉर्मल टू द मेन रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। मैंने पीछे आपको बताया था जो आपका शॉर्टर स्पैन होता है, मैं अभी 1 वे स्लैब की बात कर रहा हूँ, तो जो उसमें शॉर्टर स्पैन के पैरेलल होता है उसके परपेंडिकुलर जो पड़ता है, ठीक है, यहाँ भी लिखा गया है लंबवत, ठीक। तो जो उसके नॉर्मल प्रोवाइडेड नॉर्मल टू द मेन रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ठीक। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका बीम होता है, बीम के अंदर
एक आपका टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होता है, दूसरा आपका जो ऊपर पड़ता है, ठीक है, कंप्रेशन जोन में अगर डबली रीइंफोर्स्ड है तो वो कंप्रेशन बार्स कहलाती हैं। अगर आपका नॉर्मल कोई बार नहीं तो वो हैंगर बार्स कहलाती है, उनसे आप नीचे वाली बार्स को हैंग कर देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होता है। स्टील की तरह यहाँ पर बीम की तरह नाम नहीं होते, ठीक है। अगला, एक दैशिक स्लैब में छत पर आने वाले भार को वहन करता है। इन अ वन वे स्लैब द अपकमिंग लोड ऑफ स्लैब टेक्स बाय, छोटी पार्ट वाली दीवार, वॉल्स ऑफ शॉर्टर स्पैन। मैंने पीछे जो बताया था वही कॉन्सेप्ट है ये। जो सिंगल वन वे स्लैब होती है उसमें जो छत पे आने वाला भार होता है, ठीक है, अगर आपने उसके अब इस स्लैब के नीचे यहाँ दीवार भी तो बनाओगे ना, सपोर्ट किस पे लेगा, ये नीचे है, तो जो इसमें जो लोडिंग होगी वो हम ये मान के चलते हैं कि जो शॉर्टर स्पैन वाली वॉल है, लोडिंग उस वॉल द्वारा ही बियर की जा रही है, ठीक है। छोटी स्पैन वाली दीवार है, वॉल्स ऑफ शॉर्टर स्पैन। यहाँ पर मैं सिर्फ वन वे स्लैब की बात कर रहा हूँ, बात को समझिएगा, ठीक है। अगला, वितरण इस्पात का प्रमुख काम होता है। पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड स्लैब्स, मैंने पीछे बताया था अभी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं जो लॉन्गर स्पैन के पैरेलल पड़ती हैं, उनका काम होता है श्रिंकेज को कम करना। जो सिकुड़न, देखो स्लैब ऐसे काम करती है जैसे चादर, ठीक है। आप एक चादर लो, 4 कोनों से 4 लोग पकड़ो और खींचो, वो बीच में से टाइट तो हो जाएगी, पर अगर मैं एक सिक्का भी मार रख दूं छोटा सा और तुम कितना भी टाइट खींच लो वो नीचे को लटक जाएगी, चाहे तुम कुछ कर लो। स्लैब का भी सिंपल सा केस है, आपने एक कोना बांधा, दूसरा कोना बांधा, तीसरा बांधा, चौथा बांधा, ये यहाँ से अंदर को जाने की टेंडेंसी रखेगा, ये सब भी बांध दोगे, पूरे हेल्ड डाउन कर दोगे, उसके बाद भी ये अंदर की तरफ को झुकना ही झुकना है, ये उसकी टेंडेंसी है स्लैब की। तो जो ये श्रिंकेज है इसको कम करता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। टेम्परेचर एक्सपेंशन और जो कंप्रेशन होता है उसकी वजह से जो क्रैक्स आते हैं उसको रोक के रखता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसको भी अपनी जगह बांध के रखता है। याद रखिएगा इसको, मैं अभी आगे बता देता हूँ, इसमें रुकिए। जो आपका स्लैब होता है, स्लैब में जैसे आपका शॉर्टर स्पैन है ये वाला, ठीक है, जिसके पैरेलल मैं खींच रहा हूँ, ठीक, और ये आपका लॉन्गर स्पैन है। तो जो आपका मेन रीइंफोर्समेंट है इधर वाला, ये वाला, ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट को अपनी जगह पे बांध के रखने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। 24 mm के गेज के जो पतले तार होते हैं स्टील के, उससे इनको जॉइंट्स पर बांध दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो आपका जो जाल तैयार होगा, जब आप इस पर कंक्रीटिंग करके उसकी रैमरिंग करोगे या कुटाई करोगे, तो उस केस में अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये जो स्पेसिंग है ना, स्पेसिंग इसकी मेंटेन रहेगी सारी, ठीक है, तो इसलिए भी यूज़ होता है। तो टू हेल्ड मेन रीइंफोर्समेंट इन प्लेस, ठीक है। तो आप समझ गए डिस्ट्रीब्यूशन बार्स किस किस के लिए काम आता है। लोडिंग के लिए जनरली वन वे स्लैब में नहीं उसका यूज़ होता, ठीक है। अगला, प्रबलन इस्पात का व्यास स्लैब की कुल मोटाई का से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। द डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार शैल नॉट बी एक्सीड ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये सब एक थंब रूल्स होते हैं, ठीक है। डिज़ाइन के समय आपको थंब रूल्स मान के ही डिज़ाइन करना पड़ता है। फाइनल रिजल्ट जो आता है उससे पता चलता है कि आपका डिज़ाइन सही है नहीं। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। आपने एक बार ट्राई किया, रिजल्ट सही आ गया, ठीक है, नहीं आया, गलत आया, तो फिर आप डायमेंशंस जो आपने मानी थी उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर दोबारा डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन का यही मेथड है और कोई मेथड नहीं। डिज़ाइन एक बार में सही आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग तो न्यूमेरिकल करते हो तो आपको आंसर लाना पड़ता है, रियल लाइफ में डिज़ाइन कई बार करना पड़ता है, तब जाके फाइनल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर वही चीज़ कर रहा है यहाँ पे कि जो रीइंफोर्सिंग बार है टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1/8। अब ये एक थंब रूल है कि जो आपने थिकनेस ऑफ स्लैब मान ली है, ठीक है, उसका 1/8 से ज़्यादा बड़ा आप डायमीटर ऑफ बार नहीं लोगे, ठीक है। बस ये एक थंब रूल इसलिए है कि ताकि डिज़ाइन की स्टार्ट करने में थोड़ा सा आसानी हो। आप कुछ तो डायमेंशन मानोगे तभी तो शुरुआत करोगे। तो ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला है, शुद्ध लंबित स्लैब की प्रभावी चौड़ाई होती है। एंड इफेक्टिव विड्थ ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज। अब इफेक्टिव विड्थ आप लोगों ने पीछे बीम के केस में भी देखा है, वही होता है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। जो आपका जो इफेक्टिव विड्थ या फिर स्पैन कह लो, ठीक है, इसको इफेक्टिव स्पैन भी कहते हैं इफेक्टिव विड्थ को। वो क्या होता है, स्पष्ट विस्तृति प्लस प्रभावी गहराई। अगर आपको जो सपोर्ट है साइड के आलम्ब है, अगर उनकी थिकनेस नहीं दी है, ठीक है, तो उस केस में आप प्रभावी गहराई को प्लस कर दो और उसका जो क्लियर स्पैन है उसको प्लस कर दो। अगर आपको स्पैन दे रखा है तो या तो स्पैन आधा आधा प्लस कर दो या कोई एक, सॉरी स्पैन कह रहा हूँ, आलम यहाँ पर मैं गलत बोल गया। आलम अगर आपको दे रखा है, जो सपोर्ट हैं अगर वो आपको दे रखे हैं तो चाहे तो एक साइड का पूरा जोड़ दो चाहे आधा आधा जोड़ दो। बात एक ही कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं ये तो, ठीक है। अगला, स्लैब में प्रबलन के लिए प्रयुक्त छड़ का व्यास होता है। डायमीटर ऑफ मेन बार्स यूज फॉर रीइंफोर्समेंट इन स्लैब। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों केसेस में है, 1 वे 2 वे। जो आपका स्लैब होता है उसमें जो डायमीटर होता है, ठीक है, बार्स रेंज करती हैं 8 से 14 mm के बीच में, ठीक। वो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है, डिज़ाइन के हिसाब से वेरिएशन करते हैं, बट जो एक मोटा मोटा रेंज हम मानते हैं वो 8 से 14 mm मेन रीइंफोर्समेंट बार के लिए मानते हैं, ठीक है। अगला, स्लैब में वितरण प्रबलन के लिए प्रयुक्त छड़ का व्यास होता है। मेन रीइंफोर्समेंट का मैंने आपको बता दिया। अब जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट है उसका क्या होता है, 6 से 8 mm, ठीक है। ये रेंज होती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट बार्स की। अगला,
स्लैब में वितरण प्रबलन के लिए प्रयुक्त छड़ का व्यास होता है। द डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्लैब में Fe 415 का इस्पात ग्रेड प्रयोग करने पर न्यूनतम प्रबलन दिया जाता है। ठीक, अब याद रखिएगा Fe 415 का जब आप मेन रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना, क्योंकि देखो आपको एक सेफ्टी मेंटेन रखनी है। हमने जो कोड बुक हम यूज़ करते हैं स्टील की, उसका रीज़न ये है कि वो आपको ऐसी सेफ वैल्यूज़ बताती है जो कई टेस्ट करने के बाद निकले हैं। ठीक है, तो उसी ने बताया है कि जो Fe 415 ग्रेड है, जब आप उसकी स्टील का यूज़ करोगे रीइंफोर्समेंट के लिए, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना दोगे, 0.12% ऑफ कुल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब आपका ये अगर स्लैब है, स्लैब का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ये है, तो इसका 0.12% आप उसमें कम से कम स्टील बार का एरिया लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, वितरण इस्पात स्लैब के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट इज टेकन ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। अभी पीछे मैंने बताया था 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया Fe 415 के केस में। ठीक है, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की बात मैं कर रहा हूँ और जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ग्रेड नहीं बताया। कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में, S3 के एग्जाम्स में क्या है कि क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कभी कभी आपको नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। आपको पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिटेल में बताएगा, कई जगह आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट इज टेकन ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। यहाँ पर एक जनरल कंसिडरेशन की बात कर रहा है, उसका होता है 0.15%। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब का 0.15% डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट आप रखते हैं। ठीक, अगला, छड़ का न्यूनतम आवरण ना तो छड़ के व्यास से कम होना चाहिए और ना ही न्यूनतम। देखो, जो छड़ का जो न्यूनतम आवरण है, जो कवर है, वो कितना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे ली जाती है, तो जो उसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कि जो छड़ का व्यास है, ठीक है, जितना भी डायमीटर ऑफ बार है उतना तो कवर आपको देना ही है। आपको एक थंब रूल ये मिल गया कि आपको छड़ का व्यास उसके बराबर आपको कवर देना है। दूसरा, मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, मिनिमम से मिनिमम होगा 15 mm। ठीक, मतलब ये समझो कि अगर आपकी छड़ का व्यास 15 mm से कम है तो उस केस में आपको कवर 15 mm का देना ही देना है। ठीक है, मतलब स्लैब अगर आप 8 से 12 mm अगर आप बार यूज़ कर रहे हो 8 से 12 mm के बीच में, तो जो उसका जो कवर है, ठीक है, वो तब भी 15 mm रहेगा। अगर आप छड़ यूज़ कर रहे हो 15 mm से ऊपर की, तो फिर जो भी उसका डायमीटर होगा उतना आप उस पर कवर लगा दोगे। ठीक है, मतलब 15 mm से नीचे कवर नहीं जाना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्लैब के लिए प्रबलन छड़ों के शुद्ध सिरों पर शुद्ध आवरण होना चाहिए। द क्लियर कवर एट द एंड ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स फॉर स्लैब। देखो, एंड कवर क्या होता है, जब आपका बार जहाँ पर जाके ख़त्म होती है ना, उसके बाद भी थोड़ा सा कवर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो बार का जो एंड है वो बाहर ना निकले। तो द क्लियर कवर एट द एंड ऑफ रीइंफोर्सिंग बार फॉर स्लैब 25 mm और 25। ठीक है, तो 25 mm और 25 यहाँ पर डाया ऑफ बार है, तो जो बार का डाया होगा उसका दोगुना, ठीक है, या फिर 25 mm मिनिमम, जो भी इनमें से ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब 25 mm से कम तो हम नहीं ही लेंगे। ठीक, अगला, दो मुख्य प्रबलन छड़ों के बीच की अधिकतम क्षैतिज दूरी ली जाती है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन रीइंफोर्समेंट इज टेकन। देखो, जो आपका हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट होता है, जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस मिनिमम कितनी रखी जाती है, ठीक है, अधिकतम कितनी रखी जाती है। ठीक है, 3D और 300 mm विच एवर इज़ लेस। ठीक, 3D मतलब आप समझ गए, D मतलब डाया ऑफ बार, अब उससे आपकी जो भी वैल्यू आए, और 300 mm, इन दोनों में जो भी कम होगा। ठीक है, मतलब आपको 3D से मान लीजिए अगर आपकी 400 वैल्यू आ रही है तो आप 300 ही रखेंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो अधिकतम वैल्यू है वो 300 है आपकी। अगर इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लेता है, मैं ये सब चीज़ें आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं सेम क्वेश्चन मिले आपको। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इधर उधर से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। तो जो अधिकतम होता है ना वो 300 mm होता है। ठीक है, मतलब आप 300 mm से ऊपर स्पेसिंग नहीं ले जाओगे। अगर आपकी 3D की वैल्यू 300 से कम वेरी कर रही है तो आप वो वैल्यू लगाओगे। अगर आपकी वैल्यू 300 से ऊपर जा रही है तो भी अधिकतम 300 का बैरियर लगा दिया गया है। ठीक है, अगला, दो मुख्य प्रबलन छड़ों के बीच न्यूनतम क्षैतिज दूरी होनी चाहिए। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन रीइंफोर्समेंट बार, डायमीटर ऑफ लार्जर बार और मोर देन 5 mm टू द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, जो दो मुख्य मेन रीइंफोर्समेंट होती है उसके बीच मिनिमम दूरी क्या होती है, मैक्सिमम बताया मैंने, मिनिमम क्या होती है कि जो डाया ऑफ लार्जर बार है, अगर आप बार यूज़ कर रहे हो जिनका डाया अलग अलग है, समझना बात को, तो उसमें जिसका डाया ज़्यादा होगा वो वाला डायमीटर लेंगे। और अगर दोनों सेम डाया किया तो जो भी डाया, आप दोनों सेम है तो फिर कोई डाया ले लो, तो वो डाया जो होगा उसके अलावा आप ये दूसरा ये देखो कि जो आपका कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, जो आपका मोटा मिलावा है, उस मोटे मिलावे में 5 mm और जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जो आपको डायमेंशन मिलेगी उन दोनों में जो ज़्यादा होगा उतनी न्यूनतम दूरी। मतलब आप एक चीज़ समझ लेना, जो लोग थोड़ा स्लैब से कम जानते,
कि जो आप बार्स डाल रहे हो ना, ठीक है, इनके बीच की दूरी अधिकतम कितनी रखनी है वो भी मेंटेन करना पड़ता है, और मिनिमम कितनी रखनी है वो भी मेंटेन करना पड़ता है, दोनों चीज़ें समझना। तो जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है वो आप कैसे चेक करोगे कि जो डाया ऑफ बार है, ठीक है, उसमें अधिकतम डाया क्या है वो ले लो, या बराबर है तो डाया ले लो, और दूसरा केस है कि आप कोर सेग्रीगेट है 5 mm और जोड़ दो। अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा निकल के आए वही लगा दो, ठीक है, वो आपका मिनिमम डिस्टेंस जो होगा स्पेसिंग ऑफ बार वो मानी जाएगी, ठीक है। अब वितरण छड़ों का अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए। द स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है वो 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 4.5 mm विच एवर इज मिनिमम, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाले, ये डालने का क्वेश्चन यही है रीज़न मेरा कि देखो ये क्वेश्चंस आने ज़रूर हैं, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन 100% आएंगे, इससे 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि आपको मिनिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग, डाया, थिकनेस, ये सब आना ही आना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल बाय हार्ट समझ लेना, इनमें गलती मत करना, कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। आप मिनिमम को मेन वाले रीइंफोर्समेंट में लगा देते हो, मेन का डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देते हो। तो बात जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना ध्यान से कि जो आपका स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब है, या 450 mm विच एवर इज मिनिमम। अब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब आपको पता है, जो भी होगी उसका 5 गुना कर लेना, और 4.5 mm, इनमें जो भी कम होगा, ठीक है, मतलब 4.5 mm इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। जो भी कम होगा, अगर 5 टाइम्स, अगर 450 से कम है, ठीक है, तब तो आप 5 टाइम्स लगा दोगे। अगर 450 से ऊपर निकल रहा है तो भी मिनिमम क्या है, 450 रहेगा, तो अधिकतम जो इसकी वैल्यू है 450 है, ठीक है, और मिनिमम तो जो भी वैल्यू आएगी निकल के फिर वो उसके बाद आएगी, ठीक। अगला, एक शुद्धालंबित स्लैब में एकांतर छड़ों का छन्नीकरण किया जाता है। छन्नीकरण मतलब कर्टेलमेंट ऑफ बार्स, बार को काटना, ठीक है। इन्हीं सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बार्स को कभी एक लाइन में नहीं काटते, ठीक है, एक बार को यहाँ काटेंगे तो एक को इधर काटेंगे, एक को इधर काटेंगे, फिर एक को इधर काटेंगे। इससे क्या होगा कि उनका जो कट है वो एक लाइन में नहीं आएगा, इससे फोर्सेस का कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, फेलियर के चांसेस कम होंगे इससे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा समझ गए। इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड। कर्टेल कहाँ पर किया था, स्पैन बटा 7 पे, ठीक है, मतलब स्पैन का 7वां जो आप 7/7 हिस्सा होगा उतनी दूरी पर आप सपोर्ट से बार्स का कर्टेलमेंट करोगे, अल्टरनेट बार्स का, ठीक है, अल्टरनेट बार से करोगे, सबका कर दोगे तो सब एक ही जगह पे आ जाएगा। अगला, शुद्धालंबित स्लैब की कर्तन अभिलाग प्रतिबद्ध सामान्य होती। स्ट्रेस, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स इज यूजुअली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्लैब में शियर स्ट्रेस नहीं आते, हम लोग शियर स्ट्रेस के लिए स्लैब डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए। तो इसीलिए इसमें शियर और बॉन्ड स्ट्रेस इस सबसे बहुत कम होते हैं शुद्धालंबित धरण में, ठीक। जब आप उसके कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन कर देते हो, मैंने बताया था पीछे जहाँ कॉर्नर को आप दबा देते हो वहाँ पर अलग केस है, तो उसका आपके क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो उससे हम बेवजह उसमें जाने के टाइम खराब नहीं करते, ठीक है। वह स्लैब जो कि दोनों चारों किनारों पर आलंबित है और लंबी विस्तृति तथा छोटी विस्तृति का अनुपात 2 से कम है कहलाता है। द स्लैब दैट इज सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स एंड द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2। मैंने पीछे बताया था ऐसी स्लैब को 2 वे स्लैब कहते हैं, ठीक है। अगला, द्विदेशिक स्लैब आधारित होती है। 2 वे स्लैब इज सपोर्टेड ऑन 4 एजेस। अब जो आपकी 1 वे स्लैब थी उसमें आप शॉर्टर स्पैन को मेन मान रहे थे, इसी पर लोडिंग आ रही थी, आपके पैरेलल रीइंफोर्समेंट मेन बार्स भी इसी की आ रही थी। बट जो आपका 2 वे स्लैब है उसमें चारों किनारों पर लोडिंग आती है और चारों किनारों को ये मेन मानते हैं, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन। आपका जो एल और बी का रेशियो है वो 2 से कम होता है इसके केस में, ठीक है। अगला, द्विदेशिक स्लैब में बंकन आघूर्ण होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज अकर्ड इन अ 2 वे स्लैब इज। अब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट 2 वे स्लैब पे कहाँ करता है, ध्यान रखिएगा, शॉर्टर स्पैन पे, ठीक है। इन अ 2 वे स्लैब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अकर एट इट्स शॉर्टर स्पैन, ठीक है। अगला, द्विदेशिक स्लैब के लिए विस्तृति और गहराई का अनुपात बढ़ना चाहिए। देखिए, आप 2 वे स्लैब करते हैं तो जो उसका स्पैन है और जो डेप्थ है, ठीक, स्पैन और डेप्थ के रेशियो की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पैन और डेप्थ का जो अधिकतम रेशियो है वो नहीं बढ़ना चाहिए 35 से। ये न्यूमेरिकल नंबर है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 35 से अधिक इनका स्पैन नहीं होना चाहिए 2 वे स्लैब के केस में, ठीक है। अगला, द्विदेशिक स्लैब में छोटे पार्ट पर आने वाला भार। देखो, जो लोडिंग निकालनी होती है इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जो छोटे स्मॉलर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन है, उस पर आपका लोडिंग क्या आ रही है, ठीक। तो जो लोड है शॉर्टर स्पैन में वो कैसे निकलेगा, L कैप 4, मतलब L की पावर 4 है यहाँ पे, L की पावर 4 अपॉन L की पावर 4 प्लस B की पावर 4 और इंटू W, ठीक है। W यहाँ पर टोटल लोड है, L लॉन्गर स्पैन है, B शॉर्टर स्पैन है, ठीक है। इससे आप शॉर्टर स्पैन पे आने वाला लोड निकाल सकते हो, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा आपको किसी केस में, तो उस केस में करना पड़ेगा, वैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपसे ड्राइंग में कोई पूछेगा नहीं,
तो अगला, स्लैब प्राय इनमें सुरक्षित होती है। देखिए स्लैब शेयर फोर्स में सुरक्षित, मैंने बताया था स्लैब को शेयर फोर्स के लिए डिज़ाइन नहीं करते, और ये मान के चलते हैं स्लैब शेयर फोर्स में सेफ होती है। ठीक, अगला, स्लैब के छोटे पार्ट के लिए कर्तन बल का मान है। वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स फॉर शॉर्टर स्पैन ऑफ स्लैब इज, देखो जो शेयर फोर्स जो शॉर्टर स्पैन ने कभी अगर निकालना ही पड़े तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है 1/3 W इंटू बी। ठीक है, W वही टोटल लोडिंग है और B उसका स्पैन है। ठीक है, टोटल स्पैन कितना है उसके शॉर्टर स्पैन का, उसकी वैल्यू है। ठीक है, अगला, द्विदैशिक स्लैब में, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमें दिया है, द्विदैशिक स्लैब में अधिकतम नमन आघूर्ण या विक्षेप एक दैशिक स्लैब की तुलना में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन फॉर अ टू वे स्लैब एज कंपेयर टू वन वे स्लैब। ध्यान रखिएगा, टू वे स्लैब का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वन वे स्लैब से उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन काफ़ी कम आता है, इसीलिए टू वे स्लैब पर हम शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर और ज़्यादा आता है तो हम आगे फिर फ्लैट स्लैब पर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मुझे लगे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इनकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। आपका एग्ज़ाम कल है, और अभी मैं जो आपका रिटेनिंग वॉल और कॉलम फुटिंग और कॉलम फुटिंग से रिलेटेड जो बेस कॉलम बेस वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी मैं लगभग तैयार कर चुका हूँ, मैं उनको भी अभी डालने वाला हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिए। और जिनको भी अभी दिक्कत हो वो RCC का सचिन सर वाला लेक्चर जितने MCQs हैं वो भी एक नज़र ज़रूर मार लें एग्जाम देने से पहले, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अधिकतम क्वेश्चन गूगल से उठा के पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, क्योंकि देखिए जो आपका ये क्या कहते हैं लिमिटेड स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस के बीच का जो कन्फ्यूजन पिछले 1 साल से फैल गया है, अब ऑनलाइन में जितने भी आपका पेपर जो पहले से सेट है वो सारा लिमिटेड स्टेट पर है, वर्किंग स्ट्रेस से उसमें क्वेश्चन आते भी नहीं थे पहले, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे वर्किंग स्ट्रेस बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो आपके अधिकतम क्वेश्चन सब इधर उधर से ही ऑनलाइन ही कॉन्सेप्ट से उठाए जाएंगे, इसलिए आप उनके वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा जो सचिन सर ने RCC कराई, और जितना मैं भी आपको आगे करा रहा हूँ, इन सबको देख के आप एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। सो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।